गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पिछले बार मैंने आपको बताया था और हमने एवलिन ग्लेनी का जो पार्ट था वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको चैप्टर रीड करेंगे और रीड करके आप लोग को समझाएंगे। और इसके तुरंत बाद जो हमारा पोएम है विंड, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ओके। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो द साउंड ऑफ म्यूज़िक ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन में, और फिर आप क्लोज़अप में देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डू यू नो दिस पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, ये कौन सा वादन बजाते हैं, कौन से वादन को का इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो बांसुरी है, सितार है, वायलिन है, तबला है, और उसके अलावा बहुत सारी हैं ऐसे। और जो ये लास्ट वाला है जो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शनाई बजा रहे हैं, ठीक है ना। थिंक ऑफ द शनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रॉब्ली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। तो जब भी आप शनाई के बारे में बात करते हो, यहाँ लिखा हुआ है सोचते हो, है ना, तो सबसे पहले आप किसी शादी या किसी अच्छे फंक्शन के ओकेजन में को याद करते हो, क्योंकि जो शहनाई है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में बजाया जाता था, खास करके शादियों में या किसी बहुत बड़े त्यौहार वगैरह में। द नेक्स्ट वुड प्रॉबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उसके तुरंत बाद शहनाई के बारे में जैसे हमने अभी बताया कि जब भी हम सोचते हैं तो शादी या कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो उसमें शहनाई बजाई जाती है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे ध्यान में आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई माइस्ट्रो। तो ये जो शहनाई के माइस्ट्रो मतलब मास्टरी किया था इन्होंने प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे, ठीक है ना। अब हम सीधे अपने चैप्टर पे आएंगे। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पेज है। तो फिर मैं फ़र्स्ट वाला पैराग्राफ में आ गया हूँ, बिल्कुल उसको बड़ा कर दिया हूँ। आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप इजीली देख सकते हो। एम्परर औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंसी फॉर इट हैड अ श्रिल एंड प्रेजेंट साउंड। तो जो एम्परर औरंगज़ेब था, तो उस ज़माने में वो बादशाह हुआ करता था, दिल्ली से वो अपनी बादशाहत चलाता था, ठीक है ना। और पुंगी करके एक वो थी, एक इंस्ट्रूमेंट थी, मतलब एक वादन था जिसको बजाने के लिए उसने मना कर दिया था कि पुंगी कोई नहीं बजाएगा। और कारण ये था कि जो पुंगी की आवाज़ थी वो बहुत ही तीखी थी और वो बहुत चुभती थी कानों में, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता था राजा को ये सुन के। तो पुंगी आप जानते हो बीन जिसको कहते हैं, जो सांप वाले सफ़ेरे बजाते हैं, बीन बजाते हैं, उसी बीन को यहाँ पुंगी कहा जा रहा है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। तो जो भी मतलब जो भी ऐसे वादन या इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे जो रीड से चलते थे। रीड एक प्रकार का मतलब पतला सा एक चिप होता था, लकड़ी का टुकड़ा, वो लगता था, है ना, और वहाँ से फूंकने से वो आवाज़ आती थी। तो जो रीड से जो आवाज़ आती थी, या आप ये मान कर चलो जो छेद होते हैं, एक जैसे बांसुरी में होते हैं छेद, तो उसको भी रीड कहा जाता है। तो उन छेद से जो हवा मार के जो आवाज़ें निकालते थे उसको रीड कहते हैं। जैसे आपने बांसुरी में देखा होगा कि वो फूंकते हैं और फिर वो जो छेद होते हैं बांसुरी के, तो उनको अलग अलग छेदों को समय समय पर दबाते जाते हैं और उठा के हवा रिलीज़ करते हैं, तो म्यूज़िक बजती है। नाउ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जो ये पुंगी है, राजा ने इसको मना कर दिया कि नहीं बजाएगा, मगर कोई ना कोई इसका एक नया अवतार निकाल लेगा और ये बजा सकते हैं। मतलब अ बार्बर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो एक बार्बर था, बार्बर मतलब नाई। नाई तो आप जानते हो जो बाल काटने वाला होता है, उसको इंग्लिश में बार्बर कहते हैं। तो जो एक नाई था
उनके परिवार जो था, उनका जो ख़ानदान था, वो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता था, है ना। उन लोग म्यूज़िक वगैरह भी बजाते थे और साथ में उन लोग अपना नाईगिरी भी करते थे। और वो जो था नाई था, तो वो जो रॉयल पैलेस था, जो राजा का महल था, उसमें वो आसानी से आना जाना उसका होता था, प्रवेश हो जाता था, उसे कोई रोकता नहीं था, पूछता नहीं था। तो उसने एक दिन डिसाइड करा, क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूज़िकल परिवार से थे, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये पुंगी जो है, इसकी जो आवाज़ है, इसकी क्वालिटी को कुछ सुधारूं, कुछ नया करूं, इनोवेटिव करूं। ठीक है। ही चोज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो। तो उसने एक पाइप उठाया, मतलब बाँस उठाया, और जिसके अंदर मतलब खाली होता है, बाँस तो आपने देखा ही होगा खाली होता है। स्टेम, स्टेम मतलब लकड़ी। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो लंबा सा था और थोड़ा चौड़ा भी था। देन द पुंगी, और वो पुंगी से लंबा और चौड़ा हुआ था वो बांस का टुकड़ा। एंड मेड 7 होल्स, उसमें उसने 7 होल्स बनाया, छेद बनाए, जिनको रीडेड कह रहे हैं यहाँ पर, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, फिर उसने उसको बजाया, मतलब बांसुरी बनाया और उसको बजाने लग गया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, और वो कुछ कुछ होल्स को बंद कर रहा और खोल रहा था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर सॉफ्ट, कैसी आवाज़ आने लगी? सॉफ्ट और मेलोडियस, बहुत मतलब प्यारी, हल्की सी और बहुत ही शानदार, मतलब कानों को जो बहुत ही लुभाने वाली आवाज़ उसमें से आने लगी। अब आप यहाँ देख सकते हो, पिक्चर दिया हुआ है, पुंगी मतलब बीन, जो बांसुरी वो जो बजाते हैं सफ़ेरे, और जो शहनाई है वो दूसरे साइड पे आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे। नाउ ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने राजा के सामने ये नया वादन जो उसने बनाया बांस से, उसने बजाया, और सब लोग जिन्होंने सुना सब के सब मोहित हो गए, इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो अब राजा ने बोला, ये तो पुंगी जैसे दिखता नहीं है, ये कुछ नया चीज़, नया वादन बनाया है, अब इसको तो कोई नया नाम देना पड़ेगा। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shanai। तो अब यहाँ पर एक कहानी उभर के आती है इस नए वादन के बारे में, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो था बांसुरी जो उसने बनाया था उस नाई ने, तो वो पहली बार कहाँ बजाया था? उसने राजा के सामने, राजा के चेम्बर में। तो राजा को शाह कहते थे उस समय, है ना। तो शाह के चेम्बर में बजाया था, और किसने बजाया था? नाई ने बजाया था। तो उन्होंने बोला इसका नाम शहनाई रख दिया था। ठीक है। तो ये शहनाई से शहनाई कहलाने लगा। तो आपने देखा। अब हम सेकंड पैरा की तरफ आएंगे, और सेकंड पैरा आपके मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, और इस पे हम तो फिर अब हम कंटिन्यू करेंगे, और आप देख सकते हैं कि अब हम पैराग्राफ नंबर 2 पे हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो जो शहनाई था वो धीरे धीरे, जब इसका नामकरण हो गया तो फिर ये धीरे धीरे फेमस हो गया। और ऑस्पिशियस का मतलब यहाँ पर हो गया प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। तो अब लोगों को लगने लग गया कि ये जो नया वाद्य है, इसकी जो धुन है, इसको बजाने से मतलब फ्यूचर में अच्छी चीज़ होगी। ठीक है ना। तो मतलब एक आदमी को एक अच्छापन महसूस होने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो अब यहाँ पर ये बताने लग गए, क्योंकि इसकी धुन बहुत फेमस हो गई, राजा को भी पसंद आ गई, तो ये हर मंदिर में बजने लग गया। जब भी कोई तीज त्यौहार मंदिर में होता तो शहनाई ज़रूर बजता। और ख़ास करके अगर नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो, ठीक है ना, अगर हमारे नॉर्थ इंडिया में जो भी शादियाँ होती थी तो वो बिना शहनाई के कभी भी पूर्ण नहीं होती थी। इंडिस्पेंसिबल मतलब उसके बिना आप सोच भी नहीं सकते हो कि शादी कंप्लीट हो जाएगी। विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग आपके बाजू में यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पास्ट में पहले समय पे, राजा रजवाड़ों के समय पे, ये जो शहनाई थी
ये नवरत्न, नौबत मतलब नवरत्न का एक हिस्सा होता था, जो राजा के दरबार में जो 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजते थे उनमें से एक इसका होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। और ट्रेडिशनल ऑनसॉम्बल, और ये एक ट्रेडिशनल ऑनसॉम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ट्रेडिशन बन गया था कि जो नवरत्न जो 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उनका ये एक पार्ट होता था। और ये हमेशा वॉज कहाँ मिलते थे? फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। तो ये जो राजा का जो दरबार था उसमें हमेशा 9 रत्नों में से या 9 इंस्ट्रूमेंट जो बजते थे, वाद्य बजते थे, उनमें से एक इसका होना अनिवार्य था, मतलब ये जुड़ गया था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये बोल रहा अभी हाल ही तक ये केवल मंदिर और शादी में बजते थे, मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब ये आए तो इन्होंने इसी वाद्य को एक क्लासिकल में जोड़ दिया। ठीक है, क्लासिकल में उन्होंने जोड़ा, तो उनका बड़ा योगदान रहा है इसके लिए। अब ऑनसॉम्बल्स का क्या मतलब है? प्रोनाउंस ऑनसॉम्बल, इसको इस तरीके से आप बोलोगे ऑनसॉम्बल, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करोगे, लिखोगे एनसेम्बल्स, वो एन लग रहा है मगर ये ऑनसॉम्बल्स बोलोगे। थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। तो ऑनसॉम्बल का मतलब हो गया है जब कोई वाद्य यंत्र जो होते हैं अलग अलग प्रकार के और वो एक साथ बजाया जाता है, एक ग्रुप हो जाता है उसका, तो उसको ऑनसॉम्बल कहते हैं, जैसे हम नवरत्न कह रहे हैं। अब हम थर्ड वाले पैराग्राफ में आ गए। एज अ 5 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पर पूरा का पूरा सीन चेंज हो रहा है। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करेंगे अब हम सीधे। जब बिस्मिल्लाह खान छोटे थे तो वो क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। और कहाँ खेलते थे? उनका जो गांव था डुमरौन एस्टेट था, गांव था बिहार में, तो वहाँ वो एक तालाब किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। पौंड मतलब तालाब, है ना, इन एन एंशियंट। तो ये डुमरौन जो है ये बहुत मतलब पुराने तत्व, बहुत पुराने ज़माने का गांव है बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। तो वो क्या करता था? पहले गिल्ली डंडा खेलता था, उसके बाद रोज़ एक रूटीन था, उसकी एक आदत थी, रोज़ एक रूटीन था कि फिर वो खेलने के बाद जाता था कहाँ? वहाँ पर एक बिहारी जी टेम्पल था। ठीक है, बिहारी जी बेसिकली श्री कृष्ण को कहते हैं, तो ये श्री कृष्ण का एक मंदिर था, वहाँ जाता था और वहाँ भोजपुरी भाषा में एक चैता गाया करता था, एक मतलब भजन गाया करता था, चैता जिसको कहते हैं। और वो गाने के बाद उसकी आखिर में जब वो गाना अपना ख़त्म करता था, भजन ख़त्म करता था मंदिर में, तो उसको जो वहाँ के एक लोकल महाराजा थे, जो एक वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, लोकल हुआ करते थे डुमरौन के, वो इन्हें 1.25 मतलब लगभग 1.25 किलो का, ठीक है, 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, और ये कब की बात है? 80 साल पहले की बात है। तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय has traveled far to earn the highest civilian award in India। अब वो 80 साल पुरानी बात मैं अभी आपको बता रहा था, जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब वही छोटा लड़का आज एक बड़ा आदमी हो गया है और वो कई जगह ट्रैवल करके आज उसे इंडिया में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, उसको ये प्रदान किया है। अब फोर्थ वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हो, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कब पैदा हुए थे? 21 मार्च 1916 में, है ना। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो एक बहुत जाने माने, है ना, जाने माने म्यूजिशियन परिवार से, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखा करते थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे उनका नाम था रसूल बख्श खान। ठीक है, वॉज द शनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो वो जो थे रसूल बख्श खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दादाजी, वो शनाई के नवाज कहलाते थे, उनको नवाजा गया था इस टाइटल से।
तो उनको शहनाई नवाज़ कहा जाता था। और जो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में ये शहनाई बजाया करते थे और वहीं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सीखा। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके जो पापा थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिताजी जो थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उसके और भी जो पेरेंटल एंसेस्टर्स थे, मतलब उसके दादा के परदादा और उनके भी दादा, तो वो सब की सब शहनाई में बहुत माहिर थे। शहनाई बजाने में वो लोग शहनाई बजाया करते थे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, जो चौथे वाले पारे में रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान ये एक मुस्लिम नाम है और रसूल का मतलब होता है यहाँ पर कि एक ऐसा बंदा जिसको भगवान ने चुना है, ठीक है, और वो यहाँ धरती पे भेजा गया है, रसूल उसको कहते हैं। और उसी को एक दूसरे शब्द में पैगंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रसूल बताया है, पैगंबर बताया है, ये सारे ऐसे नाम हैं जो मतलब इस्लाम से रिलेटेड नाम है। आप ऐसे नाम आप जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। पेरेंटल एंसेस्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं। पेरेंटल मतलब पिताजी या माताजी की तरफ से जो बहुत पुराने वंशज जिनको कहते हैं एंसेस्टर्स, वो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम 5th वाले पैराग्राफ में आ गए हैं। और द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था, जब ये बहुत छोटा था तभी इसने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो जब वो 3 साल का था तो उसकी मम्मी ने, उसकी माता जी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बनारस ले गई, और उसी बनारस को आज हम वाराणसी कहते हैं। तो वहाँ ले गई, और उस जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने जब अपने मामा लोग को, अंकल लोग को, मामा लोग को देखा कि वो किस तरीके से शहनाई को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी एक ख़ानदान से थे, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा किस तरीके से वो रियाज कर रहे हैं शहनाई के बजाने का, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हो गया। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बहुत जल्दी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने मामा के साथ, और उनके मामा का क्या नाम था, अली बख्श। तो अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि किसका क्या नाम है। तो हम सबसे पहले अगर दादा का नाम लेंगे तो वो रसूल बख्श खान था, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था। उसके बाद उनके जो पिताजी थे उनका नाम पैगंबर था, पैगंबर अली बख्श था, है ना, बख्श था। और उसके बाद हम चौथे वाले में हम देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, रसूल बख्श खान और पैगंबर बख्श खान, उनका ये नाम हुआ करता था। और यहाँ पर उनके जो अंकल थे, उनके जो मामा थे, उनका नाम था अली बख्श, और ये टू अली बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वे बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो जो विष्णु टेम्पल था वहाँ का, वहाँ पर जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने अली बख्श जो थे उनको यहाँ पर मंदिर में काम दे रखा था, जॉब दे रखा था कि आप यहाँ आओगे और रोज़ शाम को या सवेरे आप शहनाई बजाओगे। फिर उसके बाद ही पूजा हुआ करती थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो अली बख्श जो थे वो घंटे घंटे शहनाई बजाते थे, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो चुपचाप बैठ के उनको देखा करते थे, वॉच किया करते थे कि किस तरीके से वो बजा रहे हैं, तो चुपचाप सुनते थे। कैप्टिवेटेड का यहाँ पर मतलब है बिल्कुल, मतलब मनमोहित हो जाना, है ना, मोहित हो जाना, बिल्कुल खो जाना, चुपचाप घंटे घंटे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। बहुत जल्दी उसके जो मामा थे उन्होंने देखा हाँ अब ये बजाने लगा है, इंटरेस्ट लेने लग गया है, तो उन्होंने इसको सिखाना शुरू कर दिया। और
वो पूरा दिन बजाया करते थे, पूरा दिन। अब उसके बाद फॉर years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became a young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude. फिर बहुत जल्दी ऐसा हुआ, कई साल तक जो गंगा नदी के किनारे 2 मंदिर हुआ करते थे, और शायद आज भी होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी बनारस गया नहीं हूँ। तो गंगा नदी के तट पे मंदिर हैं 2, एक का नाम है बालाजी और एक का नाम है मंगला मैया। ये मंदिर में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने अपनी सारी जवानी, कई साल तक उन्होंने यहाँ पर शहनाई बजाया, और उसके अलावा अपनी जवानी में वो नदी के किनारे, गंगा के किनारे, जो उनका बहुत ही फेवरेट जगह थी, फेवरेट हॉन्ट्स मतलब उनको वो याद आती थी बार बार, मतलब वो बिना हॉन्टिंग करती थी। हॉन्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार याद आना, ठीक है। मगर आप अगर हॉन्ट्स या हॉन्टिंग का मतलब अंग्रेजी में या फिर फिल्म वालों ने उसको बिल्कुल एक अलग रूप या नाम दे दिया। हॉन्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई भूतिया, डरावना, इस टाइप की कोई बात हमारे मन में आती है। मगर हॉन्टिंग या हॉन्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आपको याद आना बार बार, ठीक है। हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, तो वहाँ सॉलिट्यूड मतलब बिल्कुल एकांत में, अकेले में वो घंटे घंटे यम नदी के तट पे बैठ के वो प्रैक्टिस करता था। और यंग अप्रेंटिस मतलब अभी हाल ही में नया नया सीखने वाला, जो कोई नया सीखता है, जिसको अभी ट्रेनिंग में डाला है और वो नया सीख रहा है, तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस वो बंदा भी होता है जो थोड़ा बहुत उसको कमाई भी हो जाती है, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। फिर जो पानी की जो धार, पानी की जो खलखल की आवाज़ हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, और उस पानी की आवाज़ को वो फॉलो करता था, और वो अलग अलग उन्होंने राग क्रिएट करे थे। सिर्फ पानी के बहने की जो आवाज़, जो खलखल आवाज़ होती है बहती पानी की, नदी की, तो वो आवाज़ को वो सुनते थे और अपनी शहनाई को उस हिसाब से बजाने की कोशिश करते थे, और वो एक राग में कन्वर्ट करते थे वो। तो ये एक बहुत ही करामाती और बहुत ही एक अच्छी बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की रही है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये 11, 12, 13 है, तो हम एक और पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे 6 वाला, क्योंकि ये 13 पैराग्राफ है, फिर अगले बाकी हम बाद में कर लेंगे 7। At the age of 14, बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो जब वो 14 साल का हुआ तो एक जवान लड़का हो गया, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस उम्र में इलाहाबाद चले गए अपने अंकल के साथ। एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, और वो म्यूज़िशियन लोग जो इकट्ठा होने वाले थे, उनकी कॉन्फ्रेंस में गया था, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और उसके बाद उन्होंने जब बजाना शुरू करा, और उसके आखिरी में जब वो बजा रहे थे तो लोग सुन रहे थे उसको, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। तो वहाँ पर एक उस्ताद हुआ करते थे फैज़ खान के नाम से, मतलब वो भी म्यूज़िक में बहुत अव्वल एक नाम धरा करते थे, तो वो उस्ताद कहलाते हैं। तो उन्होंने आया और उन्होंने इस लड़के को, इस जवान लड़के को, 14 साल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पीठ में हाथ थपथपाया और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने बोला, खूब मेहनत करो बेटा, और एक दिन तुम वो काम, वो मंजिल या वो चीज़ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो जब 1938 की बात आई तो फिर लखनऊ में एक ऑल इंडिया रेडियो खुल गया, एक संस्था खुली ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उसमें ब्रेक मिल गया। तो फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1938 में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाने लगे। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और बहुत जल्दी आप देखना, अब इस समय तो नहीं, मगर मुझे आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो मुझे आज भी ये अच्छी तरह याद है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हमेशा बजती थी, और ये खास करके एकदम सुबह सवेरे,
और फिर उसके बाद भक्ति संगीत होते थे और फिर बाकी फिल्मी संगीत वगैरह होते थे। मतलब एक प्रकार का एक पैटर्न हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो पे। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती थी या तो वो बांसुरी वादन से या शनाई वादन से या इस टाइप के, या वो तबला वादन से, मतलब कोई वादन से वो शुरू करते थे, दिन की शुरुआत करते थे। ठीक है, तो ये हुआ करती थी उस समय पे। तो अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि बहुत लोग ने सुना। अब 7th वाला पैराग्राफ भी हम ले लेते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, अब जो इंडिया आज़ाद हुआ, कब हुआ आपको ये पता है? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शनाई। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहला व्यक्ति था जिसने पूरे के पूरे देश को, भारत देश को अपनी शनाई से लोगों को वेलकम किया था, उनका उत्साहवर्धन किया था। ठीक है, और उनको बधाई दी थी 15 अगस्त 1947 में शनाई बजा के। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो ये कहाँ पर इन्होंने बजाया? ऑल इंडिया रेडियो कवर कर रहा था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे दिल से अपना पूरा दिल उसमें लगा दिया और उन्होंने राग काफ़ी बजाया था। राग काफ़ी कहाँ बजाया था? रेड फोर्ट पे, लाल किला जो दिल्ली में है, आपको पता होगा चांदनी चौक में जो लाल किला है, वहाँ पर उन्होंने ये बजाया था और सारे ऑडियंस ने और पूरे भारत ने इनको सुना था। और इसके तुरंत बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी वहाँ मौजूद थे और वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना सबसे फेमस स्पीच दिया था, भारत का पहला प्रधानमंत्री, और उनकी सबसे फेमस स्पीच जिसको ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच कहा जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसके स्पीच को क्या कहा जाता है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या रेड फोर्ट में उन्होंने बजाया, कौन सा राग बजाया। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर आपको ये पढ़ के और याद रखना चाहिए। ठीक है ना? तो आज हम यहीं तक करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब लोग इसको फिर से रीड करेंगे। ठीक है, आप लोग सबके पास बुक होगी या आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो बुक, जैसे मैंने किया है, और आप इसको बार बार रीड करोगे, ज़ोर से रीड करोगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, उच्चारण में दिक्कत नहीं होगी। और कई चीज़ जो बारीक चीज़ें हैं बीच में जो कभी पूछी जा सकती है, आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो उनमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स तो आप पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, समझ के लिखेंगे अपने शब्दों में, प्लस बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लेसन को रीड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय फॉर नाउ।